करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो छात्र टेक्निकल फील्ड से हैं और जिन्होंने टेक्निकल एजुकेशन किया है, जैसे आईटीआई या पॉलिटेक्निक किया हुआ है, उन छात्रों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो पिछले 3-4 सालों से वैकेंसी नहीं आ रही थी, वो वैकेंसी आ चुकी हैं। मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये इसका नोटिफिकेशन है। ये 9 तारीख का नोटिफिकेशन है, 9 दिसंबर का। और इस नोटिफिकेशन में आपको बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, जिसके बारे में हम आपके अभी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये मध्य प्रदेश की जो विद्युत कंपनियां हैं, विभिन्न विद्युत कंपनियां, जैसे मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, इसके लिए सारी वैकेंसी आई है, जिसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। कंपनी का नाम, इस जो पीडीएफ है, जो नोटिफिकेशन है, ये इसमें दिया हुआ है। पश्चिम क्षेत्र में है पावर ट्रांसमिशन जबलपुर, पावर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर, पूर्व क्षेत्र जबलपुर, मध्य क्षेत्र भोपाल और पावर जनरेटिंग कंपनी जबलपुर। ये 6 कंपनियां जो विद्युत क्षेत्र में काम करती हैं, उनकी वैकेंसी यहाँ पर आई है। जो विवरण कुछ इस प्रकार से है। और इसमें कौन कौन सी वैकेंसी निकली है, उनके लिए क्या क्या आपको पात्रता लगेगी, ये सारी चीजें हम इसमें चर्चा करेंगे। सभी लोगों के लिए है, नीचे निम्न श्रेणी से लेकर अपर लेवल तक की पूरी वैकेंसी इसमें आई है। कौन कौन सी वैकेंसी आई है, इसके बारे में हम अभी बात कर लेते हैं। जो पहली वैकेंसी आई है वो कार्यालय सहायक श्रेणी ग्रेड 3 की प्रशिक्षु की है, जिसमें लगभग 818 पद है। मुख्य भाग ये तो इसमें जो सूची उन्होंने दी हुई है, बहुत बड़ी पीडीएफ है, तो मैं थोड़ा इसको जल्दी जल्दी खत्म करूंगा जो वैकेंसी है उसके बारे में, क्योंकि बाद में काफ़ी चीज़ों पे अपने को चर्चा इस पे करना है। तो कार्यालय सहायक श्रेणी थेट के लिए प्रशिक्षु में है, जिसमें जनरल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस के लिए है। टोटल लगभग ओपन की 227 वैकेंसी यहाँ पर है। महिला के लिए 101 वैकेंसी है। इसके बाद आप देखेंगे लाइन परिचारक की है वितरण में, जिसमें 1196 पद यहाँ पर आए हुए हैं। ये भी बहुत ज़्यादा पद हैं लाइन परिचारक के। इसमें भी आप देखेंगे तो इंदौर, जबलपुर, भोपाल, तीनों में ये वैकेंसी निकली हुई हैं इसमें। सुरक्षा उप निरीक्षक के लिए 7 पद हैं आपके, ये जबलपुर के लिए है। इसके बाद आप देखेंगे कनिष्ठ अभियंता जो मैकेनिकल, ये बीटेक वालों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें 14 पद आए हुए हैं, ये जबलपुर के लिए है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर के लिए। कनिष्ठ अभियंता में ही आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। इसमें थोड़े से कम पद है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का ज़्यादा काम रहता है, तो उसके लिए आप देखेंगे तो कुल पद अभी 3 है। ये भी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी जबलपुर में ये वैकेंसी निकली हुई है। इसके बाद देखेंगे सिविल के लिए 30 पद आए हुए हैं इसमें, जो इंदौर, जबलपुर में ही है पावर मैनेजमेंट में, और पूर्व क्षेत्र जबलपुर, इसमें मिलाकर ये पूरे पद आए हुए हैं। भोपाल में भी ये पद आए हुए हैं। टोटल करीब 25 पद इसमें हैं। इसके बाद जो आई है इलेक्ट्रिकल के लिए भी है। इलेक्ट्रिकल के लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये विद्युत जो क्षेत्र इलेक्ट्रिकल से ही रिलेटेड है क्षेत्र, इसलिए इसमें 237 आप देखेंगे 237 पद इसमें हैं। ये भी आपका पश्चिम क्षेत्र इंदौर, जबलपुर ट्रांसमिशन कंपनी, पूर्व क्षेत्र और मध्य क्षेत्र, सब में मिलाकर आप देखेंगे तो 174 पद वैसे, और 37 पद महिला के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। इसके बाद आप देखेंगे तो सहायक विधि अधिकारी, विधि सहायक प्रशिक्षु के भी 31 पद हैं। काफी, मतलब सारी फील्ड में आप देखेंगे ना तो सभी फील्डों के इसमें आपको पद दिखे हैं। सहायक प्रबंधक, जिसमें 12 पद हैं इसमें। इसके बाद आप देखेंगे सहायक प्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षु के 4 पद हैं इसमें, ये पश्चिम क्षेत्र इंदौर के लिए है। संयंत्र सहायक मैकेनिकल के लिए 46 पद इसमें आए हुए हैं। संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु के करीब 28 पद निकाले गए हैं। औषधि संयोजक फार्मासिस्ट की भी 2 पोस्ट निकली हुई हैं। अब आप देखेंगे ना इसमें सारे आपका फार्मासिस्ट का हो गया, स्टेनो मैं आगे बताऊंगा आपको, स्टेनो से लेकर सारी चीजों के पद इसमें आपको मिलेंगे। भंडार सहायक 18 पद हैं इसके। कनिष्ठ शीघ्र लेखक, शीघ्र लेखन में आपको जानते हैं शॉर्ट हैंड होता है, जिसके 18 पद आए हैं। तो जो छात्रों ने स्टेनोग्राफर किया है, जिनकी स्पीड अच्छी है, सीपीसीटी किया हुआ है, सीपीसीटी किया हुआ है, उन छात्रों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। स्टेनो की काफी समय से पद नहीं आए थे उसमें। ये पावर जनरेटिंग कंपनी जबलपुर में ये वैकेंसी निकली हुई है। एएनएम के भी पद हैं, जो नर्सिंग का कोर्स करना है उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। 5 पद इस विभाग में निकले हुए हैं। ड्रेसर पट्टी बंधक के 3 पद हैं।
स्टाफ नर्स एक पद है इसमें, स्टाफ नर्स का भी एक पद है। लैब टेक्नीशियन प्रयोगशाला के 5 पद हैं। रेडियोग्राफर के 5 पद हैं आपके। ईसीजी टेक्नीशियन के भी 6 पद हैं। मतलब जो मेडिकल फील्ड से हैं उनके लिए भी विद्युत विभाग में वैकेंसी निकली हुई है। ये अग्निशामक के कुल 5 पद हैं। इनकी अपन जो पात्रता है उसके बारे में अभी बात करेंगे। प्रकाशन अधिकारी, ये नंबर 23 पे चल रहे हैं, 24 पे चल रहे हैं। लगभग 24 प्रकार के पद आ चुके हैं। सुरक्षा सैनिक के 31 पद हैं आपके। प्रोग्रामर प्रशिक्षु के 6 पद हैं इसमें। कल्याण सहायक प्रशिक्षु के 3 पद हैं। सिविल परिचारक प्रशिक्षु के 38 पद हैं करीब। ये लगभग आप देखेंगे 27 पॉइंट हैं, 27 प्रकार की वैकेंसी मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में निकाली गई है। ये इतनी वैकेंसी बार बार नहीं आती, हर प्रकार की वैकेंसी है, हर विभाग के लिए है, हर प्रकार की इसमें वैकेंसी है। हर प्रकार के जिन्होंने कोर्सेज किए हैं उन छात्रों के लिए बहुत अच्छी ये खबर है। इसको बिल्कुल ना जाने दें। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वो भिड़ जाएं, क्योंकि ये वैकेंसी दोबारा कब आएंगी नहीं पता। तो निकली है वैकेंसी, इसके लिए तैयारी कर लें। इसमें कुछ उन्होंने नोट दिया कि संयंत्र सहायक वर्ग हेतु केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। ये एक नोटिस जरूर ध्यान दें जब आप अप्लाई कर रहे हो। तो संयंत्र सहायक के लिए केवल पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं। बाकी के नोट तो आपके जो हैं उसके लिए हैं। क्या क्या उसमें चीज़ें हैं, जैसे ये आंशिक और पूर्ण भर्ती रद्द करने का अधिकार उन्हीं के पास होगा, अगर वो कुछ अगर इसमें चेंजेस होते हैं तो ये सारे हैं। अब जो सीधी भर्ती है तो नियम शर्तें हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या नियम है। पात्रता परीक्षा आपको देना है, कौन कौन इस एग्जाम के लिए बेसिकली पात्र हैं। कार्यालय सहायक शिक्षक जो ग्रेड 3 के जो पोस्ट है उसके लिए एक तो 12वीं पास होना अनिवार्य है। दूसरा, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, मुक्त विश्वविद्यालय से भी डिप्लोमा आपके पास अगर है तो आप उसके लिए पात्र हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज से या प्राप्त कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर आपने किया हुआ है डिप्लोमा तो आप पात्र हैं। एनसीवीटी द्वारा आपने अगर कोपा का 1 वर्ष का पाठ्यक्रम किया है तो इसके लिए आप पात्र होते हैं। देखिए, कोपा वालों के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं निकलती, तो अगर कोपा वालों के लिए वैकेंसी निकली है तो बहुत अच्छी बात है। कोपा ट्रेन में जनरली वैकेंसी नहीं होती है, अगर ये निकली तो कोपा जो जिन छात्रों ने किया उनके लिए भी बहुत है। इसके अतिरिक्त VMCA, BCA, MSc IT, CS, BSc IT, CS, MTech और ME ये भी लोग के लिए पात्र होंगे। तीसरा जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CPCT। CPCT लगभग आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश के जितने छात्र तैयारी कर रहे हैं CPCT अब लगभग हर परीक्षा में अनिवार्य हो गया है। तो कंप्यूटर की दक्षता और हिंदी टाइपिंग आना आपको आवश्यक है। अगर जिन छात्रों ने पेपर नहीं दिया है तो पेपर दे ही दें और इसको क्लियर कर लें, क्योंकि ये अनिवार्य है, ये आना ही चाहिए। इसके बाद जो विभागीय संविदा जो उम्मीदवार हैं उनके लिए उन्होंने आवेदन करने वालों के लिए कुछ छूट दी हुई है, जिसमें उनको कम से कम आपके पास 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए अगर आप उसमें छूट चाहते हैं तो। ये आपकी जो वैकेंसी है कार्यालय सहायक के लिए, उनके लिए ये शैक्षणिक अर्हता उसमें मांगी गई है। इसको एक बार ठीक से देख लें आप और अपने हिसाब से समझ लें कि आपको कौन सा, क्योंकि आप एक बार में एक ही आवेदन कर पाएंगे, तो बहुत सोच समझ के इसमें आवेदन करें। लाइन परिचारक जिसकी लगभग 1128 पोस्ट आई हैं, ये ध्यान रखें, वितरण में 1128 पोस्ट। ये आप समझ लें कि इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको। केंद्र या राज्य शासन एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से, प्राइवेट आईटीआई से 2 या 3 वर्षीय आईटीआई का विद्युत कार लाइनमैन का परीक्षा उत्तीर्ण अवधि को छोड़कर। तो जिन छात्रों ने इलेक्ट्रीशियन से एनसीवीटी एससीवीटी से इलेक्ट्रीशियन किया हुआ है उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लगभग 1100 पोस्ट उनके पास हैं, 1100 साढ़े 1100। आप इसके लिए पात्र हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि विद्युत कार लाइनमैन या वायरमैन की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। विद्युत कार मतलब इलेक्ट्रीशियन हो गया, तो इलेक्ट्रीशियन की अगर किसी ने परीक्षा पास की तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ये है। अथवा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण उसने किया हो और विद्युत कंपनी द्वारा जारी तार मिस्त्री में ओवरहेड अधिपाषण का प्रमाण पत्र, मतलब किसी ठेकेदार के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत उसने काम किया हो तो वो इसके इस जो लाइन परिचारक की जो एग्जाम है उसके लिए वो पात्र उसमें होता है। और ये विभागीय संभागीय जो संविदा के उम्मीदवार हैं उनके लिए उन्होंने छूट का जो प्रावधान है उसमें वो दिया हुआ है।
तो ये आईटीआई छात्रों के लिए तो बहुत बड़ी एक वैकेंसी है, इनको ध्यान रखना चाहिए। आईटीआई जितने भी छात्र हैं उनको ज़रूर इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। सुरक्षा उपनिरीक्षक में आपको एआईसीटी से मान्यता प्राप्त स्नातक होना। पुलिस या थल सेना, नेवी, आर्म फोर्स, पैरामेडिकल में अगर आपने उत्तर पूर्वी कर्मचारी सुरक्षा विभाग में, होमगार्ड में अगर आपने किया है तो 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तो भी आप उसके लिए पात्र होते हैं। इन्होंने इसमें टिप दी हुई है, निजी प्राइवेट सुरक्षा संस्थानों में कार्यरत अनुभव प्राप्त विद्यार्थी आवेदन के पात्र नहीं होंगे। मतलब जो प्राइवेट गार्ड हैं वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे सुरक्षा उपनिरीक्षक प्रशिक्षु के लिए। कनिष्ठ अभियंता, जो मुझे लगता है कि बीटेक करने वाले या जो पॉलिटेक्निक करने वाले उनके लिए बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो उसके लिए भी उन्होंने यहाँ पर दिया है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास डिग्री होना चाहिए, कम से कम 60% अंक इसमें आना चाहिए। मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 55% अंकों का प्रावधान यहाँ पर दिया है। मतलब जनरल वालों के 60% और जो अनुसूचित जनजाति वाले हैं इनके लिए 55% होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियर में मांगा है इसमें, जो कनिष्ठ अभियंता संयंत्र में मैकेनिकल वाले जो हैं उनके लिए मैकेनिकल की डिग्री। कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स से किसी ने किया होगा तो वो अपात्र होंगे। सिविल में, सिविल से आपके पास पात्रता होना चाहिए, सिविल से आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए। कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल में आपके पास इलेक्ट्रिकल से आप पास आउट होना चाहिए। उसमें 2 पोस्ट दिए हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल प्योर इलेक्ट्रिकल जो होता है उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बीटेक अथवा एमई ये डिग्री के होना अनिवार्य है। सहायक विधि अधिकारी, विधि सहायक में आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मूल निवासी के लिए 60% जो है आपके लिए 55% जो हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था वो उनके लिए इसमें आना आपके पास होना चाहिए 55%, उससे कम नहीं होना चाहिए। और पूर्णकालिक एलएलबी की डिग्री होना अनिवार्य है। देखो ये विधि का है, विधि का मतलब आपका एलएलबी से रिलेटेड होता है, तो आपके पास पूर्णकालिक एलएलबी की डिग्री यहाँ पर होना अनिवार्य है। सहायक प्रबंधन की हम अगर बात करें तो एआईसीटी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या राज्य या केंद्र सरकार से विश्वविद्यालय से प्राप्त स्नातक की डिग्री होना चाहिए। 60% और 55% का जो एक क्राइटेरिया है वो इसमें भी लागू होता है। क्या होना चाहिए? मानव संसाधन, श्रम कानून, कार्मिक प्रबंधन में नियमित और पूर्णकालिक 1 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। तो ये एक जरूर नया चीज है कि 1 वर्षीय डिप्लोमा मानव संसाधन, श्रम कानून और कार्मिक प्रबंधन में आपके पास होना अनिवार्य है। ये आप जरूर ध्यान रखें। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो किसमें सूचना प्रौद्योगिकी मतलब आईटी या कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री होना अनिवार्य है इसमें। इसके अतिरिक्त एमएसएससी, एमएससी, ऐसे एमसीएसडी ये भी आपको अगर है तो इसमें से कोई एक प्रमाण पत्र आपके पास होना आवश्यक है। सीसीएन अक्सर लोग कर लेते हैं क्योंकि ये सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है, तो आपके पास बीटेक की डिग्री होना चाहिए और आवेदन दिनांक पर निम्नलिखित वैश्विक प्रमाणों में से कोई एक होना आवश्यक है। मतलब ये जितने भी उन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं कोर्स के नाम, डिप्लोमा के नाम, इनमें से कोई एक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो अगर जब आप जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उस दिन तक आपके पास इसमें से कोई एक प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। मैकेनिकल जो है उसके लिए आपके पास मैकेनिकल का डिग्री होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल संयंत्र सहायक में आपके पास इलेक्ट्रिकल की डिग्री होना चाहिए। फार्मासिस्ट, औषधि संयोजक, ये एक आपको विद्युत विभाग में नया कुछ मिलेगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास डिग्री तो होना ही चाहिए उसमें। आप किस में होना चाहिए? भेषजज्ञ फार्मेसी में नियमित डिप्लोमा मतलब बी फार्मा या डी फार्मा आपके पास होना चाहिए औषधि संयोजक के जॉब के लिए। भंडार सहायक में आपके पास जो उन्होंने अनिवार्य लिखा है वह डिप्लोमा, मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा या डोएक सोसाइटी से जो डिप्लोमा मिलता है वो, पॉलिटेक्निक कॉलेज से प्राप्त कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या आईटी से डिप्लोमा होना चाहिए। एनसीवीटी से अगर आपके पास कोपा का है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या निम्नलिखित कंप्यूटर योग्यता भी स्वीकार होगी जैसे बीई, एमसीए, बीसीए, ये भी अगर आपने किया हुआ है तो ये भी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बीएससी, बीए करने वाले, बीसीए, एमसीए करने वाले बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा ये दिया हुआ है।
वो हाँ, ये उन्होंने एक टिप दिया हुआ है कि बीएससी बीकॉम इत्यादि डिग्री पाठ्यक्रम जिनमें कंप्यूटर साक्षरता का मात्र एक विषय सम्मिलित हो, उपरोक्त अर्हता हेतु मान्य नहीं किया जाएगा। बीकॉम वाले जिनमें बीएससी या बीकॉम जिनमें कंप्यूटर का केवल एक सब्जेक्ट होता है, वो इसके लिए मान्य नहीं होंगे, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसमें भी आपको सीपीसीटी और 3 अनिवार्य कर दिया गया है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि सीपीसीटी आपका अनिवार्य है। कनिष्ठ शीघ्र लेखक, ये स्टेनोग्राफर के बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस बार फिर से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कॉलेज में हम स्टेनोग्राफर पढ़ाते हैं, तो इसलिए मुझे पता है कि वैकेंसी काफ़ी समय से नहीं आई है, लेकिन इस बार आई है। तो जो प्राथमिक जो पात्रता है वो तो सारी सेम है कि सीपीसीटी का या डिप्लोमा होना चाहिए, कंप्यूटर से रिलेटेड ही होना चाहिए। उसके बाद आप इसमें भी सीपीसीटी अनिवार्य है, पर इसमें एक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है कि 80 शब्द पर मिनट की गति से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब किसी ने अगर स्टेनोग्राफर किया हुआ है और 80 वर्ड पर मिनट का निकला हुआ है, तो वो इसके लिए पात्र है, क्योंकि जो बच्चे स्टेनो करते हैं उनका सीपीसीटी निकल ही जाता है, तो उन्हें सीपीसीटी से परेशानी नहीं है। 80 शब्द का अगर उनका निकला हुआ है डिप्लोमा, 100 की आवश्यकता नहीं है, 80 का भी निकला है, तो वो इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। एएनएम तो आपको पता है, महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में अवधि का प्रशिक्षण होना चाहिए उसके पास। ड्रेसर के लिए आपके पास संस्थान से ड्रेसर का 3 माह का प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्टाफ नर्स में आपको पता है कि नर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, आपका नर्सेस काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जीवित पंजीयन होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन के लिए सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन होना चाहिए, जो लैब टेक्नीशियन है। रेडियोग्राफर के लिए भी सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन होना चाहिए। रेडियोग्राफर का एक डिप्लोमा होता है, नियमित डिप्लोमा मांग रहा है इसमें, रेडियोग्राफर में नियमित डिप्लोमा होना चाहिए, प्रमाण पत्र में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। फेल वाले या सप्लीमेंट्री वाले इसमें भर नहीं सकते। ईसीजी टेक्नीशियन जो होते हैं उसमें भी ईसीजी टेक्नीशियन में डिप्लोमा होना चाहिए। अग्निशामक के लिए उसमें आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त संस्थान से अग्निशमन के मुख्य पाठ्यक्रम का उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये कोर्स आजकल बहुत चल रहा है, अग्निशामक का जो कोर्स होता है फायर सेफ्टी का, उसका डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप इसके लिए पात्र हैं। काफ़ी बच्चे आजकल कर रहे हैं, बड़े बड़े मॉल्स और उसमें भी अग्निशामक जो फायर सेफ्टी ऑफिसर की ज़रूरत पड़ती है। एक अच्छा कोर्स है, 6 महीने का भी, 6 महीने से कम का डिप्लोमा नहीं होना चाहिए पाठ्यक्रम की अवधि। ऐसा नहीं कि आपने 2 महीने का डिप्लोमा कर लिया, और वो कम से कम 6 महीने का डिप्लोमा उसमें होना चाहिए। तो ये जो बच्चे फायर सेफ्टी का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर। प्रकाशन अधिकारी की बात करें तो इसमें भी आपको कम्युनिकेशन जनसंपर्क पत्रिका से पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिग्री और ग्रेजुएशन इसमें होना आवश्यक है। ये काफ़ी यूनिवर्सिटी आला डिप्लोमा कराती हैं। सुरक्षा सैनिक की हम बात करते हैं तो एक्स सर्विसमैन पुलिस में जो लोग हैं जिन्होंने 2 वर्ष की मिनिमम सेवा की दी हो, उनके लिए सुरक्षा सैनिक का पोस्ट निकली हुई है। 12वीं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है इसमें भी। 12वीं पास के बिना तो वो वैसे भी सिलेक्ट नहीं होते हैं, तो ये तो होता है 2 वर्ष का कम से कम आपने सेवा उसमें दी है। इसमें भी निजी संस्थानों में जिन्होंने सेवा दी है वो पात्र नहीं है। प्रोग्रामर परीक्षा, प्रोग्रामर प्रशिक्षु के लिए आप देखेंगे कि बीटेक कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। विशेष अर्हता क्या मांग रहे हैं वो .NET जावा PHP प्रोग्रामिंग के प्रोजेक्ट किए गए हों कम से कम 5। ये 5 प्रोजेक्ट की अनिवार्यता उसमें की हुई है कि आपने इस पे इन जो लैंग्वेज है .NET जावा PHP और प्रोग्रामिंग में क्या किए हों, कम से कम 5 प्रोजेक्ट किए हों। और उक्त टेक्नोलॉजी में मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट अनिवार्य है। अनिवार्य कार्य अनुभव जो इसमें मांग रहा है वो 2 वर्ष का कार्य अनुभव मांग रहा है। शासकीय संस्थान, अर्धशासकीय, केंद्रीय अथवा राज्य PSU में कम से कम 2 वर्ष का क्या हो, अनुभव हो। केवल प्रोग्रामिंग अनुभव ही मान्य होगा। शैक्षणिक संस्थानों में अध्यापन एवं सॉफ्टवेयर सपोर्ट अनुभव मान्य नहीं होगा। ये एक सोचने वाली बात है और सही भी है। जिन्होंने प्रैक्टिकली काम किया हुआ है वो, जो अध्यापन या सॉफ्टवेयर सपोर्ट का अनुभव इसमें मान्य नहीं होगा। कल्याण सहायक प्रशिक्षु में आपके पास राज्य PSU में 2 वर्ष का अनुभव मांग रहा है वो। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में क्या मांग रहा है, स्नातक आपके लिए मांग रहा है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MSW का कोर्स में मास्टर होना अनिवार्य है और 2 वर्ष का उसमें अनुभव मांग रहा है। सिविल परिचारक प्रशिक्षु में मान्यता औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 1 वर्षीय ITI
मैसन ट्रेड में परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मैसन ट्रेड जनरली बहुत सारे आईटीआई में नहीं होती, प्राइवेट में तो लगभग नहीं होती, गवर्नमेंट आईटीआई में आपको मिलेंगी ये ट्रेड। पर जिसने भी किया हुआ है उसके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैसन ट्रेड का ये निकला हुआ है। आईटीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित शहडोल, रतलाम, नर्मदा नगर आईटीआई में मैसन ट्रेड में 1 वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र होंगे। 1 वर्षीय डिप्लोमा जिन्होंने इन जगह से किया है वो भी इसके लिए क्या है, पात्र है। ये 27 पोस्ट का जो शैक्षणिक अर्हता है इसमें दी है, इसको आप ढंग से पढ़ लें, ठीक से पढ़ें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको किस पोस्ट के लिए आप बहुत सूटेबल हैं और इसमें आप सिलेक्ट हो सकते हैं। आयु सीमा की बात कर लें तो गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। सुरक्षा उपनिरीक्षक एवं सुरक्षा सैनिक हेतु आयु अधिकतम आयु 33 वर्ष होगी। अधिकतम आयु की जो बात करेंगे हम, जो जनरल वर्ग के लोग हैं उन्हें 40 वर्ष। मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला है रिजर्व और अनरिजर्व कैटेगरी की 45 वर्ष। जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 45 वर्ष। मध्य प्रदेश के मूल निवासी शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्थान एवं होमगार्ड कर्मचारी के लिए 45 वर्ष का इसमें आपको छूट दी गई है। 5 वर्ष की छूट इसमें मिली है। ये तो आयु सीमा क्या है आपके, कौन कौन सा लागू उसमें किया हुआ है। ये भी अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष की रहेगी। ये उत्तरवर्ती कंपनी में नियमित आधार पर कार्यरत विभागीय कर्मचारियों के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु प्रचलित सेवानिवृत्ति की आयु होगी। लाइन परिचारक के पद हेतु विभागीय कर्मचारियों के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु 55 वर्ष होगी। ये केवल विभागीय कर्मचारियों के लिए है, आम छात्रों के लिए नहीं है। आम छात्रों के लिए जो अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष, अनरिजर्व कैटेगरी में, बाकी सब में 45 वर्ष इसमें आयु है। तो ये आयु की गणना का उन्होंने दिया हुआ है 42 वर्ष, 45 वर्ष जो छूट उसमें मिली है, तो इसको आप देख लें। मेरे ख्याल से बहुत से छात्र जो हैं जो तैयारी कर रहे हैं तो उनकी आयु के सीमा का बहुत ज़्यादा इसमें दी है, 40 वर्ष पर्याप्त होती है, इससे ज़्यादा की छूट की आवश्यकता नहीं होती। भूतपूर्व सैनिक है तो अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष अधिक ना हो। हाई स्कूल जो 10th की मार्कशीट है उससे ही आपका वास्तविक जन्मतिथि मानी जाएगी। ये कुछ इसमें इन्होंने पॉइंट दिए हैं। आरक्षण का पॉइंट आपको सबको पता है, जो SC/ST OBC के हैं ये जानते हैं कि क्या आरक्षण के नियम है, उसके तहत वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है 3.5, जिसके लिए मैं काफ़ी लोगों से डिस्कस भी करता हूँ कि आवेदक अगर श्योपुर जिला, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी यहाँ के हैं, सहरिया, सहारिया आदिम जनजाति के हैं, या मंडला, डिंडोरी, उमरिया, बालाघाट, अनूपपुर की बैगा आदिम जाति के हैं जो छात्र, या छिंदवाड़ा, सिवनी की जो भारिया आदिम जनजाति हैं यहाँ से बिलोंग करते हैं, और अगर उक्त आवेदन हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखता है तो उसकी क्या होगी, डायरेक्ट भर्ती की जाएगी, उससे एग्जाम नहीं लिया जाएगा। अगर इन जनजातियों में आप आते हैं और आप न्यूनतम पात्रता रखते हैं, शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, तो जो एग्जाम आपका होना है ऑनलाइन, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, तो आपको पेपर नहीं देना है, आपकी डायरेक्ट भर्ती करी जाएगी। लेकिन जनरली ये जनजाति के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो ये एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट की एक व्यवस्था है कि इन जनजातियों के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उन्होंने ये पात्रता रखी हुई है कि अगर आप इन 3 जातियों में से आते हैं तो आपका, अगर आप शैक्षणिक योग्यता का पात्र रखते हैं तो आपकी डायरेक्ट भर्ती उसमें हो जाती है। और ये तो सब उसी के हैं, यही मेन एक पॉइंट था जो समझने लायक है कि जो जनजाति के लोग हैं उनके लिए डायरेक्ट वो भर्ती निकालती है मध्य प्रदेश सरकार, और एक बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सारा उन्होंने आरक्षण से रिलेटेड ही दिया है। चयन प्रक्रिया, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना चाहिए। आवेदन का चयन जो होगा कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मतलब CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो 100 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक का बहुविकल्पीय होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 अंक का पेपर होगा आपका। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम है वो पृथक से प्रसारित किया जाएगा, मतलब अभी उन्होंने इस जो नोटिफिकेशन है उसमें उन्होंने सिलेबस नहीं बताया, केवल आपको बताया। जो न्यूनतम कट ऑफ होगा वो 25% होगा, मतलब 25 मार्क्स तो आपको लेकर आना ही है। जो संवर्ग पद 1 से ज्यादा कंपनियों में उपलब्ध हैं, उन पद हेतु आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करते समय विभिन्न कंपनियों में, मतलब जो इंदौर की है, पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र के लिए आपको क्रमानुसार विकल्प का चुनाव दर्जा करना होगा। मतलब ये
आप जब एग्ज़ाम भरेंगे तब आपको बताना पड़ेगा कि भाई हम कौन से क्षेत्र में पहले प्रेफरेंस देंगे। अगर आपका सिलेक्शन होता तो मेरिट के आधार पर वो चूज करेंगे, तो अगर आपका मेरिट ज़्यादा है तो आपके क्रम को पहले पात्रता उसमें दी जाएगी। दिव्यांग जन हेतु भी जो आरक्षित पद है, आवेदक का चयन वॉक इन के माध्यम से किया जाएगा। वॉक इन से आशय कि यदि आवेदक विज्ञप्ति पद के लिए विहित की गई न्यूनतम अर्हता का अनुभव रखता है तो ऐसे आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय उनका चयन आधारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट के अनुसार बिना कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आवेदकों के दस्तावेजों के सफल उपरांत दिव्यांगजन हेतु अविज्ञापित पदों पर विरुद्ध ही किया जाएगा। मतलब जो दिव्यांगजन है उनकी भी डायरेक्ट भर्ती यहाँ पर हो रही है। जनतिथि के अनुसार अधिक आयु वाले आवेदक को प्रथम प्राथमिकता उसमें मिलेगी। इसमें लेकिन एक चीज और उन्होंने दी है कि दिव्यांगजन आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सम्मिलित होकर सामान्य भर्ती प्रक्रिया में भी भाग लें। उनकी डायरेक्ट भर्ती तो है ही, लेकिन इन्होंने नोटिस निकाला है कि वो सीबीटी एग्जाम में अपीयर हों ताकि बहुत सारी चीजें उसमें भी क्लियर हों। बाकी तो ये लाइन परिचारक पद के लिए है। हाँ, लाइन परिचारक प्रशिक्षु के लिए शारीरिक दक्षता का परीक्षण इसमें होगा, जो वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, जो उनकी चयनित उम्मीदवार होंगी। इसमें आपका जैसे लाइन खंभे पर सीढ़ी की सहायता से 15 किलो वजन लेकर 2 मिनट में चढ़ना और उतरना है। टूल किट और रस्सी झूला लेकर 10 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलना है आपको, और दोनों ही दक्षता में उत्तीर्ण होना आवश्यक है उनका। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता से छूट मिलेगी, क्योंकि वो दिव्यांगजन है तो उनको उसमें छूट दी जा रही है। बाकी शारीरिक दक्षता का आपको देना ही होगा, खासकर इस जो पर्टिकुलर लाइन परिचारक जो है वेतन प्रशिक्षु के लिए शारीरिक दक्षता का होना आवश्यक है। सुरक्षा उप निरीक्षक के जो प्रशिक्षु हैं उसके लिए भी उन्होंने कुछ न्यूनतम मापदंड दिए, शारीरिक मापदंड, जैसे 167 सेंटीमीटर या उससे अधिक की हाइट होना चाहिए, महिला के लिए 152 सेंटीमीटर, सीना 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर न्यूनतम 86 सेंटीमीटर का होना, 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आपका आवश्यक है। घुटने नहीं मिलना चाहिए, पैर के पंजे सपाट नहीं होना चाहिए, आवेदक हकला नहीं होना चाहिए, आवेदक की श्रवण क्षमता दृष्टि बहुत अच्छी होना चाहिए, आवेदक का वजन उसकी उम्र और ऊंचाई के अनुपात में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा आप वेटेड हैं, तो यहाँ भी आपको सुरक्षा उप निरीक्षक प्रशिक्षु के लिए शारीरिक मापदंड का होना अति आवश्यक है। इसमें जो आधार पर है शारीरिक परीक्षण जो होगा, शारीरिक दक्षता के लिए आवेदक को 800 मीटर की दौड़ना अवधि पूर्ण करना जरूरी है। पुरुष के लिए 3 मिनट में, महिला के लिए 3 मिनट 30 सेकंड, भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 मिनट 30 सेकंड का समय इसमें दिया है। जो 800 मीटर की दौड़ केवल शारीरिक दक्षता के लिए है, इसका कोई अलग से अंक नहीं है। शारीरिक दक्षता परिणाम के योग्य पाए जाने पर ही आगामी चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। तो ये केवल चयन परीक्षा हेतु है, इसका किसी प्रकार के कोई अंक इसमें नहीं जोड़ेंगे। ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से 2 या 2 अधिक आवेदकों के प्राप्तांकों के समान होने पर वरीयता का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा। अगर 2 लोग हैं, उनके अगर अंक समान है तो पहले जन्मतिथि के अनुसार अधिक आयु वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। समान जन्मतिथि होने पर परीक्षा के अधिक अंक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। एक या इससे अधिक आवेदक के उपरोक्त दोनों शर्तें समान होने पर कक्षा 10वीं में अधिक अंक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब है पहले तो जो बड़े होंगे, अधिक आयु वाले होंगे, उनको प्राथमिकता। अगर आयु में भी सेम है तो जो आपकी सीबीटी एग्जाम होगा उसमें जो अंक वाले हैं, ज्यादा अंक वाले, उसको प्राथमिकता। अगर आवेदक दोनों ऊपर की शर्तों को मतलब समान है और दोनों आ रहे हैं तो फिर आपके 10वीं के अंक उसमें देखे जाएंगे। कंप्यूटर की जो परीक्षा है वो मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में आयोजित की जाएगी। विकल्प आपके पास मिलेंगे, विकल्प आप इसमें भर सकते हैं। जो ये तो फिर आपके हैं कि भाई आवश्यकता अनुसार जोड़ने और हटाने तो अधिकार सुरक्षित रखती है कि भाई जो अगर जरूरत पड़ेगी तो बढ़ा भी सकते हैं सेंटर, नहीं पड़ेगी तो घटा भी सकते हैं। ये जो परीक्षा लेने वाली कंपनी है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बाकी जो मोबाइल जो आपको नहीं लेके जाना है वो आप सभी जानते हैं, जितने छात्र पेपर दे रहे हैं उन्हें पता है कि कैसे पेपर देना है। मदिरा नशीले पदार्थ का पूर्णतः सेवन प्रतिबंधित है। आवेदन शुल्क ये भी हम समझ लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी जो जनरल है उनके लिए 1200 रुपये का आवेदन शुल्क है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी, SC ST, अनुसूचित जनजाति, OBC, दिव्यांगजनों के लिए 600 रुपये का आवेदन शुल्क यहाँ पर लगाया गया है। अगर आप अप्लाई करोगे तो जनरल वालों को, जो अनारक्षित वर्ग है,
1200 रुपये, और जो बाकी उसमें आते हैं उनके लिए 600 रुपये का फॉर्म यहाँ पर भरना है। ये तो बाकी सब सारे ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है आवेदन, ये मैं समझ लेते हैं हम। आवेदन करने के लिए आपको MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाना है, जहाँ पर mponline.gov अथवा आई फॉर्म्स mponline.gov पर स्वीकार किए जाएंगे, और बाकी की जो विस्तृत जानकारी वो MP ऑनलाइन की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। मध्य प्रदेश के साथ जनरली जानते हैं, छात्र पूरे जानते हैं कि मोस्टली जो फॉर्म है वो MP ऑनलाइन के थ्रू भरते हैं। क्या क्या आपको लगेगा? आवश्यक दस्तावेज 10वीं की मार्कशीट है, मूल निवासी है, जाति प्रमाण पत्र है, आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र है, दिव्यांगता, तो दिव्यांग हैं उनको दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लगाना होगा। उपरोक्त संबंधी में शैक्षणिक योग्यता के हेतु अनुभव प्रमाण पत्र जो लगेंगे आपको वो लगेगा। आवेदक का नया नवीन छाया मतलब जो रिसेंट फोटोग्राफ है, हस्ताक्षर, जो नॉर्मली आपके फॉर्म भरते हैं वो सारी चीज़ें इसमें लगेंगी। महत्वपूर्ण तिथियां ये एक हम समझ लेते हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है आखिरी में, कब क्या होगा। तो 24/12 को जो संभावित दिनांक है वहाँ से इनके फॉर्म भराए जाएंगे। जमा करने की अंतिम तारीख है 23 जनवरी 2025, तो इसको जरूर नोट डाउन कर लें कि 23 जनवरी तक ही आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में सुधार करने की समय सीमा 20/1 से लेकर 25/1/2025 तक है। मतलब 20 जनवरी 2025 से 25 जनवरी तक आप आवेदन में सुधार कर सकते हैं। अगर आपने कुछ त्रुटि हो गई हो नाम में, किसी भी चीज़ में या आवेदन भरते समय, तो 20 जनवरी से 25 जनवरी तक आप इसमें आवेदन में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। जो पात्रता के संबंध में शर्तें हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, विभागीय कर्मचारी जो हैं, ये सब आप देख सकते हैं इसमें, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे मोस्टली जो छात्र हैं वो इसमें शामिल होते हैं। डेट का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो संभावित डेट है 24 तारीख, ये आज 26 तारीख को हम इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 24 तो हो गया। आप इसको एक बार चेक कर लें, मेरे ख्याल से खुल गया है पोर्टल, तो आप इसमें आवेदन करने की तारीख ध्यान रखें और अंतिम तारीख भी ध्यान रखें। अंतिम तारीख के पहले ही आप एग्जाम फॉर्म भर दें, क्योंकि अंतिम तारीख में सर्वर का इशू बहुत होता है, तो आप उसके पहले ही सारी चीज़ें कर लें, ताकि अगर कोई त्रुटि भी हुई तो आप ऑनलाइन आवेदन में 20 से 25 तारीख के बीच में सुधार कर सकते हैं। तो ये इसका पूरा नोटिफिकेशन है। बाकी तो सारे ये कुछ उनके शर्तें हैं। आप आफ्टर सिलेक्शन अगर आप छोड़ते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो उसके संबंध में इसको आप पढ़ लें। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। वेतनमान, ये हम बात कर लेते हैं इसमें, वेतनमान क्या रहेगा। बहुत अच्छा वेतनमान है, जैसे कार्यालय सहायक श्रेणी 3 के लिए 19,500 से 62,000, सभी चीज़ का जो वेतनमान है बहुत अच्छा है। इसको आप देख लें। पहले तो कोशिश ये करें कि भाई आप सिलेक्शन हो। बॉन्ड राशि इसमें ज़रूर आपको जमा करना है। अनारक्षित वर्ग तो 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ये बॉन्ड राशि के संबंध में तो आप जब सिलेक्शन हो जाए उसके बाद है। बॉन्ड राशि आपसे इसलिए जमा की जा रही क्योंकि आपके प्रशिक्षण पे काफ़ी खर्चा होता है, उसके एवज में ही बॉन्ड राशि को जमा किया जाता है। तो इससे डरने की कोई बात नहीं है, आप इसको जमा कर सकते हैं। पहले आपको ध्यान रखना है कि सिलेक्शन पे ही ध्यान रखें। वेतनमान बहुत अच्छा है, सारी जितनी भी श्रेणी की पोस्ट है उसका वेतनमान बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को अच्छे से तैयारी करके इसके लिए तैयारी करना चाहिए और सिलेक्शन की तरफ ध्यान दें। नवीन पेंशन योजना का इन्होंने दिया हुआ है, नवीन पेंशन योजना यहाँ पर लागू होगी आपके लिए। जो NPS है जो चल रहा है वो आपके ऊपर लागू होगी। इसके बाद तो आपकी जो संदर्भ जाना है, परीक्षा विधि कितनी है, 3 वर्ष की है। 3 वर्ष में आपका प्रदर्शन अगर संतोषजनक नहीं होता है तो आपको 1 वर्ष और दिया जाएगा। तो ये एक नोटिफिकेशन है उनकी तरफ से कि भाई अगर आप काम करते हैं, सिलेक्शन आपका होता है तो 3 वर्ष तक आप पे ध्यान दिया जाएगा और आपको उसके बाद ही थोड़ा सा रेगुलर इसमें किया जाएगा। तो उस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। सिलेक्शन के बाद की प्रोसेस है ये। मुझे लगता है जनरली सारे व्यक्ति जब सिलेक्शन होता है तो अच्छे से ही मेहनत इसमें करते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र का इन्होंने यहाँ पर प्रारूप दिया हुआ है। जो लोग गवर्नमेंट कर्मचारी हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं संविदा में, उनके लिए यहाँ पर एक प्रारूप यहाँ पर दिया है, तो वो इसमें भर दें। तो ये वैकेंसी जो है इसकी मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी जो इंदौर है उन्होंने निकाली हुई है। सभी अलग अलग विभाग के लिए बहुत सारी वैकेंसी है। तो मुझे लगता है आप सभी को इसमें मेहनत करना चाहिए, बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। बहुत अच्छी वैकेंसी है और इसको पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लें, देख लें कि किस फील्ड में आप लोग कर सकते हैं, किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा है, आपका शैक्षणिक अर्हता आती है कि नहीं, सारी शर्तें आप पूरी करते हैं कि नहीं, वो आप ज़रूर करके ही इसमें आवेदन करें। अब इस काफ़ी लंबा समय हो गया तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ।
आपके कुछ अगर डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बता दें, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आगे भी एनर्जेटिक होकर इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताते रहें और आप लोग के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।